बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संगीता काबरा जी को, जो कि निर्देशक है कृष्णा हॉस्पिटल की, भारतीय चिकित्सा संघ की एक महिला शाखा की अध्यक्ष भी हैं। इनका 30 से अधिक सालों का, मैं बोलूँ तो, अनुभव है, जिसमें इन्होंने बहुत बहुत सारी औरतों की लाइफ जो है वो चेंज की है। एक जो बहुत पुरानी समस्या थी उनके, जिनसे वो झेल रही थी, उनसे निजात दिलाया है। और इन्होंने, मैं कहूँ कि काफी सारे एनजीओ से जुड़ के, जो एक होता है ना महिला सशक्तिकरण या महिला को एक अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में ले जाने के लिए जो जागरूकता अभियान है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर संगीता काबरा जी को बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच में, जोरदार तालियों के साथ प्लीज बुलाइए डॉक्टर संगीता जी को। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। यस। सो आज जो आप लोगों का अभी वाला सेशन था, उसमें ये पता चल रहा है कि आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने में वाकिफ हैं और कुछ ना कुछ बॉडी के फिटनेस के लिए जरूर कर रहे हैं। मुझे टॉपिक दिया है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी देखभाल कैसे करें। सेकंड है मेनोपॉज का टॉपिक। और थर्ड, 1 मिनट में हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है टू चेक आउट कैंसर एट अ वेरी अर्ली एज। तो तीनों में से सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है यूट्रस और ओवरीज। ओवरीज हमारे शरीर में हर महीने एक ओवा प्रोड्यूस करता है, जिसको अगर वो फर्टिलाइज होता है तो वो एक प्रेगनेंसी के फॉर्म में यूट्रस में डेवलप होता है। यूट्रस वो जगह है जहां पे वो अंडे को 9 महीने के लिए जगह मिलती है टू ग्रो इनटू अ फुल फॉर्म बेबी। द यूट्रस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, स्कैंटी ब्लीडिंग। आजकल यंग एज में बच्चों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है, लड़कियों को, कि पीरियड्स कम होने लगे हैं। कम आते हैं, जैसे पहले आते थे 4 दिन के लिए, अब 1 या 2 दिन ही आते हैं। पहले होते थे कि आराम से 2 या 3 पैड सोक हो जाता है एवरीडे। अब आता है सिर्फ दाग सा लगता है, कभी कभी तो पैंटी पे बस स्टेन ही आता है, और पीरियड ऐसे ही 3 दिन चल के खत्म हो जाते हैं। उन्हीं दिनों में नाभि के नीचे दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा, जो हम बोलते हैं हमेशा कि लर्न टू बेयर द पेन ऑफ पीरियड। जो हम पीरियड्स के पेन सहन करते हैं तभी हम स्ट्रांग बनते हैं। और वो इतना ज्यादा होता है क्योंकि पीरियड्स कम आ रहे हैं तो यूट्रस थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इसीलिए पेन बहुत ज्यादा। ओवरीज का ये प्रॉब्लम हो जाता है आजकल कि हम लोग बहुत सारी गलत चीजें, गलत मतलब स्ट्रेस है लाइफ में, या रॉन्ग फूड हैबिट्स बिकॉज ऑफ योर जॉब्स। यूट्रस और ओवरीज का फंक्शन प्रिजर्व करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ नियमित एक्सरसाइजेस का शेड्यूल फॉलो करें, ताकि जब हमें जरूरी हो कि प्रेगनेंसी हो जाए। नॉर्मल प्रेगनेंसी एज इनिशियली वाज 20 to 22 years इज द आइडियल टाइम। 24-25 साल तो बेस्ट टाइम होता है, जब बच्चे हो जाने चाहिए, अंडे अच्छे बन रहे हैं, यूट्रस बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर अब वो संभव नहीं है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। किसी बच्चों को बोलो कि भाई 24-25 में बच्चे कर लो, तो वो बोलेंगे अभी तो करियर है, अभी तो पूरी लाइफ आगे है। सो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स फेस करने, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज कि तुम्हारी करियर कितना आगे है, तुम्हारी पढ़ाई कितनी आगे, तो वो सब चीजें अब तो हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन प्रिजर्व द ओवेरियन फंक्शंस, वी कैन प्रिजर्व द यूट्राइन फंक्शंस। यूट्रस अच्छे से काम करे, हमारी ओवरीज अच्छे से काम करे जब हम चाहें, जब प्रेगनेंसी आराम से हो जाए, और यूट्रस दूसरी प्रॉब्लम्स भी ना करें कि जिसकी वजह से हमारे हासिल करें हमारे जॉब्स के बीच। उसके लिए कुछ बेसिक आसनास बहुत जरूरी है, वो अपन एंड ऑफ द सेशन में देख लेते हैं। उसके लिए लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, देयर शुड बी अ रेगुलरिटी इन द लाइफस्टाइल। आप कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, आप इतना ध्यान रखें कि आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सुबह के समय में बहुत अच्छी चली जाए, ताकि आप दिन भर फिर इंसुलिन को बैलेंस रखो। Insulin is the culprit for PCOD. PCOD is the disease of the younger age group, which they are facing every day because of the multiple reason. Lifestyle disorder है PCOD। उसको ठीक करने के लिए बॉडी में सुबह सुबह एक अच्छा खासा प्रोटीन का सेवरी ब्रेकफास्ट चला जाए, तो आपकी क्रेविंग्स फॉर शुगर नहीं होगी, तो आप ओवरीज को सेव कर पाओगे। यू विल बी एबल टू सेव द ओवरीज फ्रॉम ऑल द PCOD सिम्टम्स। सो वो एक चीज होगी कि सुबह सुबह आपका नाश्ता पूरा भरपूर प्रोटीन के साथ चला जाए।
जो अगर वेजिटेरियंस है तो स्प्राउट इज द मेन ब्रेकफास्ट विच दे शुड हैव एवरी डे। उससे आपको दिन भर में आफ्टरनून में भले आप फिर थोड़ा कम खाओ, कुछ भी खाओ तो चल जाता है। सेकेंड थिंग इज बिफोर लिविंग द हाउस, मेक श्योर दैट यू हैव डन योर एक्सरसाइज फॉर द डे। उस दिन का सुबह का जो भी आपका एक्सरसाइज शेड्यूल रहेगा फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फिक्स 4-5 एक्सरसाइजेस हम अभी बता रहे हैं, वो आप रेगुलर करके जाएं। अपनी प्रेगनेंसी फिर भले आप कितनी भी डिले, द लेटर द प्रेगनेंसी द मोर द कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी आजकल का नॉर्मल एज ग्रुप फॉर प्रेगनेंसी हो गया है 30 to 32 ईयर्स। 32 ईयर्स के बाद वाली जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आ जाते हैं, जिनको ठीक करते करते फिर वो प्रेगनेंसी हम पूरे 9 महीने सेव भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। उसके वजह से आप जितना प्रॉपरली प्लान करें प्रेगनेंसी को और उसके पहले के अपने शेड्यूल्स को, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या क्या टेस्ट जरूरी होते हैं टू हैव अ गुड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बेसिक टेस्ट होता है एक सीबीसी, एक थायराइड, और दूसरा एक D3 का लेवल। D3 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो D3 के लेवल्स अगर 30 से कम होंगे तो वो प्रेगनेंसी बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सीबीसी इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, आरबीसीज एक लेवल पे होने चाहिए। ये सब चीजें अगर व्यवस्थित है, आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, ओवरीज में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं हमारी ओवरी में जब हमारी ओवरी काम करना शुरू करती है एट द एज ऑफ 13, मेनार्की में। ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स मतलब अंडे होते हैं, स्मॉल स्मॉल एग्स, द ओवरीज आर फुल ऑफ इट। एंड अगर ये फॉलिकल्स हर महीने एक एक रिलीज हो और वो टाइम तक चलते रहे, तो ये 40 ईयर्स तक फॉलिकल चलते हैं, हार्मोन्स भी अच्छे बनाते हैं। तो हमारा ओवेरियन रिजर्व पुअर ना हो, इसके लिए हमें एक टेस्ट होता है AMH। अगर कोई प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा डिले कर रहा है तो उसका अपना ओवेरियन रिजर्व चेक करना चाहिए। अगर ओवेरियन रिजर्व कम है तो दे शुड नॉट डिले द प्रेगनेंसी एट ऑल। हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे चेक रखना बहुत जरूरी है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गर्ल्स हु वांट टू प्लान लेट प्रेगनेंसीज। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो हमें एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर वेनेवर यू प्लान प्रेगनेंसी ये लेना जरूरी। 5 मिलीग्राम की एक छोटी सी फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है, उसे हम 1 महीना पहले लें, बॉडी में फॉलिक एसिड के लेवल्स मेच्योर लेवल तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। सो दैट इज द क्रूशियल टाइम व्हेन द ब्रेन डेवलपमेंट गोज ऑन। तो बॉडी का लेवल विथ फुल ऑफ फॉलिक एसिड, फुल ऑफ प्रॉपर सीबीसी, फुल ऑफ D3, एंड अ थायराइड लेवल लेस देन 3। थायराइड चेक करे बिना कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करना उचित नहीं है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए एक हार्मोन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस बहुत हो जाते हैं जब हमारे थायराइड लेवल्स बराबर नहीं। ये स्ट्रेस है जो हमारे थायराइड लेवल्स को ऊपर नीचे करता है। ये स्ट्रेस है जो हमारा PCOD ले आता है। ये स्ट्रेस है कि जब हम जब चाहें तब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सो ये स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, कुछ फिक्स 3-4 एक्सरसाइजेस और प्राणायाम, इन्हें न भूलें। चाहे हम कितने भी बिजी हो जाएं, पर ये 3-4 चीजें नहीं भूलना है। 4 पोजेस बता रहे हैं जिसमें आपको व्हेनेवर यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी उससे पहले आपको पोजेस बताएंगी ऋतु, जो एक certified yoga instructor hai. She teaches people who want to reduce ovarian cysts, PCOD, and other things. First pose will be the lie down or Triasana. लेट के एड़ियों को एकदम पास लाके अपने पास करना, जैसे हम बटरफ्लाई पोज के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद लेटना है। इनको जितना पास है एंड देन लाई डाउन। ये पोज ये स्ट्रेच कर रहा है पेल्विस को। पेल्विस जितना खींचेगा, जितना स्ट्रेच होगा, ओवेरियन और यूटेराइन लिगामेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से ब्लड फ्लो लेंगे बॉडी में। उसके वजह से ये पोज सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइंग डाउन तितली पोज। ये पोज आप सुबह भी करें, लेटे जब करें, जब सो जाए तब भी एक बार कर सकते हैं। टू हैव अ इजी ब्लड फ्लो इट इज इंपॉर्टेंट। टू हैव अ इजी प्रेगनेंसी ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पोज इज मार्जारी आसन, कैट कैमल पोज। कैट कैमल पोज हमें सबको पता है कि कैसे करते हैं। यस, ब्रीद इन,
लुक अप, यहाँ पे गड्ढा आना चाहिए, ब्रीद आउट, ये कैमल हम्प आना चाहिए, ब्रीद इन। हर पोज पे थोड़ा होल्ड करके वहीं 2-4 बार ब्रीथ करें. सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव पोज फॉर द ओवेरियन फंक्शन टू बी प्रिजर्व. फिर से ऊपर, देन हम्प ऑफ द कैमल. ये ऐसे 4-5 बार करना है. ये एक पोज है. थर्ड इज भुजंगासन. दोनों हाथ पे सपोर्ट लेके पूरा स्ट्रेच ओवरीज पे लेना है. ये सारा स्ट्रेच ये यहाँ पे आ रहा है, ये ओवरीज पे आएगा और यूट्रस पे आएगा. ये स्ट्रेच उसके ब्लड फ्लो को फिर से बढ़ाएगा, छोटे छोटे सिस्ट डिसॉल्व कर देगा, पीसीओडी को भी डिसॉल्व कर देगा. ये है भुजंगासन का होल्डिंग पोज. वेरिएशन ऑफ भुजंगासन इज टाई योर हैंड्स बिहाइंड, ऐसे पीछे बांध के फिर लिफ्ट करें, होल्ड करें. हर पोज पे होल्ड करना है, 4-5 ब्रेथ तक होल्ड करना है. ये एक पोज है. तो भुजंगासन, मार्जारी और सबसे पहला तितली आसन, ये 3-4 आसन हमारे लिए बहुत यूजफुल है अगर हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फंक्शनिंग रखना चाहते हैं. सेकेंड हमारा आज का टॉपिक है मेनोपॉज. वी आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स केयर टू मेनोपॉज. मेनोपॉज का एक फिक्स्ड एज नहीं होता है. मेनोपॉज, माहवारी जाने को मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज का समय होता है 45 to 55 ईयर्स. जब पीरियड चला जाता है और अराउंड 6 मंथ्स हो जाए तो उसको हम कंप्लीट मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सबको पता है. कभी हम थकान महसूस करते हैं, कभी चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, मसल्स सारे वीक हो जाते हैं, कुछ भी चीज उठाओ कहीं भी पेन, एबनॉर्मल पेन इन द बॉडी, एनी पेन एनीवेयर फॉर नो रीजन. कभी शोल्डर ही दुखने लग जाता है, कभी कोई एडी दुखने लग जाती है या एक लेग दुखने लग जाता है, बैठे बैठे पसीने आने लग जाते हैं. हम जो काम रोज नॉर्मल तरीके से कर रहे थे उसी में हमें थकान लगने लग जाती है. सुबह उठ के वो एनर्जी नहीं रहती है कि जिससे हम शेड्यूल से करते थे वैसे कर सके. हमारे शरीर के दोनों हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ओवरीज श्रिंक हो रही है, उसकी वजह से मेनोपॉज हो रहा है. ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे बॉडी को इतने दिन तक एनर्जेटिक रखते थे, वो अब धीरे धीरे बॉडी में कम हो रहा है. तो हमारी बॉडी इसको फेस कर रही है, तो धीरे धीरे इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी. थोड़े दिन तो बहुत पसीने आएंगे, अजीब सा सबको लग रही है ठंड, हमें लग रही है गर्मी, पसीने दिखने लग जाते हैं यहाँ. सब कहेंगे क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं. कभी कभी हम बैठे बैठे ही परेशान, खुद से ही परेशान हो जाएंगे. कभी कोई दुख नहीं है तो भी हम दुखी हो जाएंगे. सब देखो तो हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर हमें लगेगा नहीं, आई एम नॉट हैप्पी. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज. सो मेनोपॉज का जो फेज आता है, जो चेंज ओवर ऑफ हार्मोन्स होता है, उन दिनों में हमें मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है. मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट. डाइट अगर बराबर जाएगा, डोंट प्लान टू रिड्यूस योर वेट व्हेन यू आर मेनोपॉजिंग. मेनोपॉज में 6 से 7 किलो वजन हर एक का बढ़ता है. वो अक्सर यहाँ बढ़ता है, एडी के आसपास सूजन आने लग जाती है, अजीब सा बॉडी शोल्डर में बढ़ जाता है, ब्लाउज प्रॉपरली फिट नहीं आते हैं. सो देर इज अ फैट गेन एवरीवेयर. इट इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन कम होगा, फैट सेल्स बड़े हो जाएंगे. ईस्ट्रोजन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे बोन्स को मजबूत रखता है, स्ट्रांग रखता है. सो हमारा कैल्शियम भी कम हो जाता है. ईस्ट्रोजन खत्म हो गया, वो कैल्शियम भी ले गया. इसीलिए जरूरी होता है मेनोपॉज आते ही कैल्शियम लेना, बहुत जरूरी है. ईस्ट्रोजन खत्म हो गया, हमारे हार्ट को रिस्क हो गई फॉर हार्ट अटैक्स. सो जब ईस्ट्रोजन कम होता है, जो जो चीजें होने वाली है उन सबको हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी. सो हमें क्या क्या करना चाहिए कि मेनोपॉज आते ही हमें अपने आप को स्टेबल रखना है. वॉकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर मेनोपॉज. ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, बातें करते करते वाला टहलना नहीं. सांस फूल जाए अगर हम बात करने लगे, ऐसा वाला ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है हमारे लिए. कम से कम 15 to 20 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, देन अ स्लो वॉक ऑफ 5 मिनट्स. वो ब्रिस्क वॉकिंग से हमारे जो ये बोनी पेन्स या बोन जो पोरस हो जाते हैं,
सारे बोन्स वीक हो जाते हैं। ये सब बोन्स वॉकिंग से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बोन इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द मसल इंक्रीजेस। ये सब ब्लड फ्लो से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। अक्सर हम डाइट चेंजेस करने लग जाते हैं कि वेट बढ़ रहा है, हम ये भी बंद कर देते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं, जो सब गलत है, जो हमें और हाइपोग्लाइसेमिक करके और चिड़चिड़ा बनाता है। जब आपका चेंज ओवर फेज है तब आप बिल्कुल डाइटिंग ना करें, राइट फूड खाएं। चेंज ओवर, मेक अ शिफ्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन। चूज योर फूड प्रॉपरली। पूरी थाली है, उसमें से आपको रोटी के जगह दाल 2 कटोरी, रोटी आप पहले 2 ले रहे थे या 3 ले रहे थे, उसको एक कम कर दीजिए। एंड शिफ्ट टू फाइबर एंड प्रोटीन। फाइबर मतलब सब्जी की मात्रा आप बढ़ा लो। सब्जी आप पहले 1 ही कटोरी खा रहे थे, उसको 3 कटोरी खा लो। सब्जी अच्छी बनाओ, टेस्टी बनाओ, बहुत ज्यादा उसमें मसाले वसाले कम कर लो। एंड प्रोटीन जब आप फुल खाओगे तो आपको कभी शाम तक चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा। प्रोटीन इज अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। तो आप ये सीखें कि प्रोटीन क्या है हमारे डाइट में। सब लेग्यूम, सब दालें, सब स्प्राउट, सब घर का पनीर, ये सब प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं, छाछ इज अ वेरी गुड प्रोटीन। वजाइनल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं मेनोपॉज में, बहुत ज्यादा इचिंग होती रहती है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अपने साथ बहुत चीजें ले गया है। इतने दिन हमें जो बहुत आराम दिया है ईस्ट्रोजन ने, वो बहुत चीजें ले, वाइट डिस्चार्ज होना, रेगुलर इचिंग होना, ये सब चीजें प्रोबायोटिक से ठीक होती है। सो छाछ इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डाइट इन मेनोपॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ताकि हम थकान नहीं फील करें बहुत ज्यादा, हमेशा एनर्जेटिक रहें। और सप्लीमेंट्स में कैल्शियम और D3 बहुत जरूरी है। D3 जरूर ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा नहीं ले सकते तो एवरी 3 मंथ्स एक D3 का टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। D3 वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 30 to 40। और D3 के बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं, हर जगह आते हैं। D3 इन योर डाइट, 1 चम्मच घी खाने से भी बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग में, अगर किसी को सूट करता है, बट एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। और उसके बाद कम से कम 2-1 घंटे कुछ नहीं खाना है। ये सब चीजें डिफिकल्ट है, इसीलिए सप्लीमेंट इज नॉट बैड। कैल्शियम 1000 milligrams फॉर ऑल women above the age of 45 इज important। तो आपके कैल्शियम स्ट्रिप पे देखें कि कितना है। वी नीड 1000 milligram ऑफ कैल्शियम एंड 400 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ D3, जिसको हम अगर पूरा वीकली वाला लेते हैं तो वो बराबर सैशे आते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। तो वो बराबर लेने से बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम अगर बराबर रहेंगे तो हमारी वॉक जो हम कर रहे हैं वो यूजफुल रहेगी। Muscle strong and sufficient vitamin D and calcium will have less fractures after the age of 45। बहुत आसान होता है फ्रैक्चर होना मेनोपॉज के बाद, बहुत आसान होता है कार्डियक प्रॉब्लम्स होना आफ्टर मेनोपॉज। ये सब चीजों को केयर करना जरूरी है। जैसे मेनोपॉज आ जाए हम अपने डाइट की तरफ ध्यान दें। वॉलनट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अ वेरी गुड ओमेगा फॉर मेनोपॉज पीपल। चिया सीड्स, वॉलनट, ऑल सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सीड्स वगैरह की मात्रा बढ़ाएं। धीरे धीरे याद रखें हमें क्या क्या चीजें खाने में चेंजेस करनी, so that at the age of 60 you will feel as young as 45। at the age of 70 you will be able to walk comfortably without anybody's support। हमें नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट लेना, हम नहीं चाहिए कि क्या पकड़ के उठे ऐसे करें। at the age of 60 today I can do strong exercises even today because of my diet changes। वेट कम करना ये टारगेट कभी नहीं रखना है। टारगेट रखना है लेट देम बी स्ट्रोंगर, लेट द मसल्स बी स्ट्रोंगर। नींद अच्छे से नहीं आ रही है अगर, बेस्ट थिंग टू डू इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप, मैग्नीशियम लेवल बहुत कम हो जाता है। सो देर आर ओवर द काउंटर मैग्नीशियम पिल्स। rather than taking other things you can have magnesium at night। यू कैन हैव कैमोमाइल टी विद जायफल। जायफल हमारे किचन में सबके पास होती है। ग्रेट करके एक डिब्बी में जायफल भर के रखो। आपकी जो भी टी आप रात को लेते हो, दूध लेते हो, कुछ भी जो भी आप ले रहे हो, उसमें 1 पिंच जायफल डालो। देखो नींद की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अ गुड स्लीप विल मेक यू लेस इरिटेबल। A very good sleep is important after।
अगर हम चिड़चिड़े नहीं रहेंगे तो हम बॉडी को जो चाहिए वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, जो बॉडी डिमांड कर रही है वो खा पाएंगे। स्वीट क्रेविंग कब बंद होगी? अगर आप लंच के बाद 1 चम्मच गुड़ और घी, 1 टीस्पून ऑफ घी एंड उसमें से थोड़ा सा गुड़ डाल के मिक्स करो और खा लो। आपको अगर शुगर क्रेविंग इवनिंग में होती है, लेट नाइट होती है, इससे वो चीजें बंद हो जाएगी। ये बॉडी के डिमांड्स है ओमेगा की, इसीलिए ओमेगा एब्जॉर्ब होगा, शुगर क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी। A very good level of omega in the body will help you a nice sleep, zero craving, and a strength of you to do everything whichever you things you want to do. कुछ एक्सरसाइजेस हम बता रहे हैं फॉर मेनोपॉज, स्पेशली वेरी इजी एक्सरसाइजेस बट टू मेक द फीट स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट थिंग इज जस्ट लिफ्टिंग योर फीट, लेग रेज करेंगे। हाँ, 3-4 सिंपल पोजेस है, रेगुलर करना है। लिफ्ट, कम डाउन, लिफ्ट स्लो, कम डाउन स्लो। ये हमारी आगे की मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लिफ्ट, होल्ड, कम डाउन, लिफ्ट, होल्ड, कम डाउन। ये वाली करनी है तो कीप द मसल, दिखती बहुत इजी है, 12 बार के बाद 13वीं बार जब करेंगे तो एकदम थाई मसल्स एकदम वीक हो जाती है। ये हमें सीढ़ियां चढ़ने में भी इजीली हेल्प करेगी, इसीलिए हमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करने। द नेक्स्ट इज पीछे वाली लेग लिफ्ट बिहाइंड, यस, मोड़ दो नी को, कम डाउन। ये पीछे वाला मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लिफ्ट, कम डाउन, लिफ्ट, कम डाउन। ये सारे ग्लूटियल हिप्स के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी वॉक भी एक एक पाँव पे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नहीं होगी। वी नीड टू कम विद अ स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग, ये दोनों मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। फिर अब दीवार पे सहारा लेके एड़ियां उठानी है। 1, कम डाउन, धीरे आना है नीचे, तेज जाना ऊपर। ये सब लेग्स स्ट्रांग होने के बाद हमारे लेग्स का पेन कम हो जाएगा, वॉकिंग विल बी वेरी इजी फॉर अस। कम डाउन। ये हील रेजेस है, 10-12 बार करना है। देख बहुत इजी रहे बट बहुत स्ट्रांग बनाएंगे आपके लेग्स को भी। कम डाउन, फिर से। ये सब चीजों से जो एड़ियों के पास जो स्वेलिंग हो जाती है वो सारी इससे कम होती है और पैर दुखना भी एकदम कम हो जाता है। ठीक है, एक शोल्डर का भी होता है। लिफ्ट योर शोल्डर्स, कम डाउन, लिफ्ट, कम डाउन, कम डाउन। और हमेशा शोल्डर को पीछे की तरफ घुमा के रखना जरूरी है। कम डाउन, लिफ्ट, कम डाउन। एक ब्रेस्ट के लिए होती है वो साथ साथ में। एक पिलो को ऐसे पकड़ के उसको प्रेस करना है तो छोटी छोटी गांठें जो भी ब्रेस्ट में हो जाती है उनको इनसे कम कर सकते हैं। हथेलियों को दबाओ, दबाओ, छोड़, खूब जोर से दबाओ, उसके प्रेशर से ये पेक्टोरलिस मसल स्ट्रांग हो जाती है। कुछ कुछ चीजें रेगुलरिटी में लाने से हमारे पैरों की मसल्स स्ट्रांग हो जाएगी तो ये पेन वगैरह कम हो जाए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट आफ्टर मेनोपॉज। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस अ मंथ, एवरी टाइम हम लोग हमेशा सिखाते हैं। अगर जिनको पीरियड्स आ रहे हैं तो उनको पीरियड्स के चौथे दिन करना है। जिन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे तो एक डेट फिक्स कर ले, 1 तारीख हर महीने की ब्रेस्ट चेक करना जरूरी है 100%। पहले सेंटर में चेक करते हैं, फिर सराउंडिंग, 1, 2, 3, 4। ऐसा कभी नहीं देखना है, ऐसा कभी नहीं देख, ऐसा कभी नहीं देख। अगर हम फिंगर से लिफ्ट करेंगे हर जगह हमें गांठ लगेगी, ये भी गांठ लग रही है, ये भी है, दैट इज फैट टिश्यू, ये गठान नहीं। तो फ्लैट ऑफ द पाम से देखना है, फ्लैट ऑफ द पाम से, 1 इन द सेंटर, 3 अराउंड एंड देन इन द एक्सिला, यहाँ पकड़ के मिरर के सामने खड़े होके देख लो कि लेवल ऑफ निपल सही है कि नहीं, कोई निपल अंदर नहीं जानी चाहिए। मेनोपॉज में एनीथिंग जिसमें निपल अंदर जा रही हो दैट इज बैड, वो आपके डॉक्टर से चेक करवाओ। कोई लम्ब जो एकदम हार्ड फील हो रहा हो, फ्लैट ऑफ द पाम से
वो डॉक्टर से चेक करो। ऐसे करके जो गांठ हो रही है उसके लिए किसी को दिखाने की कभी भी जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल चीज। और ये जो आपको बताया कि ये प्रेस करने वाला जो एक्सरसाइज है, ये ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छा। एक तो लेग्स स्ट्रॉन्ग करें और ब्रेस्ट वाली एक्सरसाइजेस करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि छोटी मोटी लंप्स चालू होने से पहले ही बंद हो जाए। ब्रेस्ट से निकलने वाली कोई भी डिस्चार्ज एबनॉर्मल है इन मेनोपॉज। एनी डिस्चार्ज नीड्स टू बी चेक, नो डिस्चार्ज इज हेल्दी। अर्ली एज में जब हमने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करी, तब ब्रेस्ट में से थोड़ा बहुत, अगर इवन इफ यू आर नॉट फीडिंग और ब्रेस्ट से थोड़ा बहुत दूध जैसा पानी निकलता है, तो दैट इज बैड, बिकॉज उससे फिर ओव्यूलेशन अच्छा नहीं होता है, फॉलिकल अच्छे नहीं बनते। लेकिन मेनोपॉज में हर चीज गलत है। अगर एनी थिंग विच इज हैविंग अ डिस्चार्ज, शो टू योर डॉक्टर। 6 महीने पीरियड बंद होने के बाद अगर कोई भी स्पॉटिंग होती है, वो डॉक्टर को दिखा सकते। 6 महीने तक थोड़ी कम ज्यादा होके वो धीरे धीरे मेनोपॉज में सेटल हो जाता है। अर्ली मेनोपॉज हो जाए चिंता ना करें, आजकल बहुत अर्ली मेनोपॉज हो रहे हैं, 40 ईयर्स में पीरियड्स चले जाते हैं, नथिंग टू वरी। ओवेरियन रिजर्व आजकल बहुत जल्दी पुअर होता है। बहुत डिलेड मेनोपॉज हो रहा है पर रेगुलर आ रहा है, तो नथिंग टू वरी, पीपल हैव मेनोपॉज इवन 55 साल में। पर ये एज में कभी कभी ओव्यूलेशन कब हो रहा है पता नहीं पड़ता और प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे भी बहुत रेयर केसेस देखने को मिल जाते हैं कि ओव्यूलेशन इज इरेगुलर। वजाइनल ड्राइनेस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर मेनोपॉज। बहुत ड्राई वजाइना हो जाती है, जो जिसमें इंटरकोर्स के बाद कभी कभी छिल जाती है या वजाइनल इन्फेक्शन से। सो नथिंग लाइक अ नॉर्मल कोकोनट ऑयल फॉर एनी वजाइनल ड्राइनेस। बहुत दवाइयाँ आती हैं जिनको अगर मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत सीवियर हो रहे हों, तो देर आर सेफ मेडिसिन फॉर मेनोपॉज ऑल्सो, जिसमें हम कभी कभी एक पैच लगा देते हैं जो 6 महीने चलता है, कभी हम कोई इंजेक्शन दे देते हैं जो 3-3 महीने चलते हैं, ताकि वो हार्मोन धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है, बॉडी को आदत हो जाती है। बॉडी इज नॉट यूज टू सडनली, इतने साल 40 साल तक तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत अच्छा बन रहा है, सडनली बॉडी विड्रॉ कर रही है। तो वो सडन विड्रॉल को टेपर करने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं बहुत बार ये सप्लीमेंट से बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर ठीक। नथिंग लाइक प्राणायाम एंड एक्सरसाइज टू मैनेज मेनोपॉजल सिम्टम्स। सब काम एक तरफ, अपने आप के लिए 1 घंटा सुबह निकालना बहुत जरूरी है। तब भले आप कुछ मत करो, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग भी करते रहो, तो भी वो बहुत जरूरी। अपना चिड़चिड़ापन हमें ही सॉल्व करना है, तो वो एक्सरसाइज और प्राणायाम द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, अपने आप को बिजी रखना बहुत अच्छा है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप लोग तो सब वर्क कर रहे हैं आरसीएम में, तो you're वर्किंग वेरी हार्ड, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को फिट रखें, आपको बिजी रहने के लिए तो और कुछ हॉबीज रखने की जरूरत नहीं है। प्रियंका इज डूइंग सो वेल, शी इज कीपिंग ऑल ऑफ यू सो बिजी, सो नाइसली। एनी क्वेरीज इफ एनीवेयर और आई हैव मिस्ड एनीथिंग, तो आप लोग जरूर पूछें, आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि आज का ये सेशन काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगता है हर घर में देखने को सुनने को मिलती है। मैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, मुझे लगता है कि वो शायद हम सबके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे। मैं सबके बिहाफ पे वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल अर्ली मेनोपॉज जो देखने को मिल रहा है मैम, उसका कोई एक खास रीजन हो सकता है क्या? डाइट इज द मेन रीजन फॉर अर्ली मेनोपॉज। और मेनार्की बहुत जल्दी चालू हो रही, जो पीरियड पहले 13 साल में 14 में चालू होते थे, वो अब तो 9 साल के बच्चों को भी पीरियड्स आने लगे। ओवरीज में रिजर्व फिक्स्ड है, ओवरीज का रिजर्व जितने ओवा है बॉडी में वो फिक्स्ड है, तो फिर वो जल्दी खत्म होने लग जाते हैं। या बहुत बार हम जो फूड ले रहे हैं वो भी हमारे ओवरी को ब्लड फ्लो कम कर देता है, तो अर्ली मेनोपॉज इज द। अर्ली मेनोपॉज नुकसान वाली चीज बिल्कुल नहीं है, हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं। ओके। मैम, जो एक्सरसाइजेस आपने बताई तो वो हम सब किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं? किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, तो वो करना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। लेट एज वालों को जो लीकिंग ऑफ यूरिन हो जाता है, कभी कभी खांसी करो पेशाब आ जाता है, कभी ट्रैवल में यूरिन रोक नहीं पाते हैं,
उनके लिए जो पिलो बीच में रख के जो एक्सरसाइज हमने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके कीगल्स मैम। वाली एक्सरसाइज, वी मिस दैट। तो वो पाव के, आई थिंक वी हैव मिस दैट। आई डू वन मोर एक्सरसाइज अगेन इन अ मिनट। ओके। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन कि आजकल बहुत कॉमन है, एम आई ऑडिबल मैम? नहीं है टू होल्ड एवरीथिंग, सो दैट एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। ब्रिज पोज होता है, सीधा लेट के हिप्स उठाएं और थाइस के बीच में एक पिल्लो को प्रेस रख के उठाएं। थाइस के बीच में ऐसा एक पिलो रख के फिर उसको लिफ्ट करें। सो दैट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू द मसल्स जो हमारे पेशाब को रोकते हैं। हमारे पेशाब को रोकने वाली मसल्स होती है, यूरेथ्रल मसल्स, वो सब बराबर काम करने चाहिए। जब हम चाहें जब रुक जाएं, जब हम चाहें अभी आपको यूरिन करना आप करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा खांस दिया तो आ गई, वो मसल स्ट्रांग है। कभी मोशन का भी किसी किसी को ऐसा होता है, मोशन भी नहीं रुक पाता है जितने देर हम रोकना चाहते हैं। वो लूज वाटरी स्टूल हो जाता है जो रुकता ही नहीं है, तो वो भी इससे। ओके मैम, आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली हम सुनने को मतलब देखने को पा रहे हैं कि यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। शायद ये पहले उतना नहीं होता था। तो इसका क्या रीजन है? एक लाइफस्टाइल तो हम सबको समझ में आता है, जो कि हम हमेशा सुनते हैं कि लाइफस्टाइल हम लोगों का जो है बहुत लेजी हो गए हैं हम लोग, उतने एक्टिव नहीं है। उसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मैम? लाइफस्टाइल के अलावा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, जो दवाइयां हमारे सब फूड, अनाज पे छिड़की जाती है, जो हम पत्तियां खाते हैं उस पे छिड़की जाती है, ये सब चीजें धीरे धीरे एक कैंसरस ओरिजिन है। जिसके लिए हम कर क्या सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट ऑल वी कैन डू इज एक्सरसाइज रेगुलरली। लाइफस्टाइल में ये चीजें इनकॉर्पोरेट करें कि जो भी हम सब्जी खाएं, अनाज खाएं, उनमें बाहर तो जो दवाई लग गई वो लग गई, हम लाके जो साल भर स्टोर करते हैं उसमें हम दवाइयां ना डालें। और धीरे धीरे अब तो ये इट इज everybody's प्रॉब्लम कि हाउ टू डिक्रीज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। ये दवाइयों में इतनी खतरनाक चीजें हैं जो धीरे धीरे कैंसर को प्रमोट करती है। ब्रेस्ट कैंसर का ये कारण नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का ये कारण है कि लोगों की डिलेड प्रेगनेंसी, डिलेड यूज ऑफ द ब्रेस्ट। पहले तो 18 साल में ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो जाती थी, पहले के लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर कभी देखने को ही नहीं मिलता। इट इज अ डिजीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ डेवलप्ड। तो लेट प्रेगनेंसी होती है, लेट बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कभी नहीं भी पिला रहे हैं, तो ब्रेस्ट का जो फंक्शन है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसमें गांठें बन जाती है। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो इनहेरिटेड होता है, जिनके लिए फिर कुछ टेस्ट होते हैं। यूट्राइन कैंसर्स तो इंडिया इज लीडिंग इन यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। इसीलिए हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन भी आए हैं, अर्ली एज में लगाते हैं। 13 to 30 years इज द बेस्ट टाइम टू गिव सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। यूट्रस के कैंसर इसलिए नहीं हो रहे कि ये हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। और वही लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज्यादा होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स बताना नहीं चाहते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो लोगों को जिनसे भी मिले उन्हें बताएं कि मेनोपॉज के बाद आने वाली हर एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए आप एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इट इज अ वेरी इजी ट्रीटेबल कैंसर इफ डिटेक्टेड। समय पे डिटेक्ट हो जाए तो इसका 100% और बहुत आसान इलाज। सेम इज विद ब्रेस्ट कैंसर। कोई भी कैंसर से डरे नहीं। कैंसर ऐसा नहीं है कि जो पहले जैसा खौफ हो जाता था, क्योंकि अब इतने कॉमन हो गए तो हम डर के कैसे जिए। और ना ही उसे हम अछूत मानेंगे, अरे कैंसर है ऐसा फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। सब चीजें ठीक हो जाएगी, बट यू हैव टू शो टू योर डॉक्टर ऑन टाइम। इसीलिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबको सिखाएं। आप लोगों ने सीखा है, आप जितने लोगों को सिखा सके, जो बीमारी से हम बच सके उसे जरूर बचें। मैम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी एक बहुत कॉमन चीज देखी जा रही है आज के टाइम में। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो कि आई थिंक ज्यादा दिन नहीं चलती है। मुझे उसका पीछे का साइंस नहीं पता है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी विच इज नॉट इन द यूट्रस। जो नॉर्मल यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ठहर रही है वो कहीं और ठहर जाए तो वो एक्टोपिक मीन्स अदर प्लेस देन द यूट्रस। ट्यूब में ठहरने वाली प्रेगनेंसी बहुत डेंजरस होती है। सो इसीलिए फर्स्ट सोनोग्राफी आफ्टर 20 days ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट विल शो प्रेगनेंसी कहाँ ठहरी है।
वो देखना बहुत जरूरी होता है। डिलेड प्रेगनेंसीज वालों को नहीं कह सकते कि किस कारण से डिले है, वो ट्यूब ही खराब होती है जहां जाके वो प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर जाती है, लॉन्ग ट्यूब होती है उसमें ठहर जाती है, कभी टीबी वाली ट्यूब होती है उसमें ठहर जाती है। सो एनी प्रेगनेंसी इन द ट्यूब इज लाइफ थ्रेटनिंग, डेंजरस होती है। तो वो जब एकदम, फिर तो उसको इमरजेंसी में ले जाके वो ट्यूब को हटाना ही पड़ता है बाय सर्जरी। सो दैट इज वेरी डेंजरस। उसका पहला साइन है कि आपको इतना पेन होगा इन प्रेगनेंसी की असहनीय है, तो आप डॉक्टर से राय जरूर। ओके मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और मैम, थायराइड जैसे आपने बताया कि एक हमारा हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक मेन ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको हमें ठीक रखना चाहिए। जो मान लीजिए किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, डायग्नोस हुई है, तो व्हाट इज द लाइक डाइट, कैसे हम लोग को ख्याल रखना चाहिए? एक्सरसाइजेस तो चलिए हमें समझ में आता है कि गले के कुछ योगा आसन हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो हम कर सकते हैं, बट व्हाट डाइट में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डाइट में बाहर का फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जिनको भी थायराइड है, सब चीज की एक ही मर्ज है कि फास्ट फूड आर बैड। वट एवर फूड इज इन योर किचन इज नेवर बैड फॉर एनीथिंग। तो जितना हम उनसे बच सके वो ठीक है। थायराइड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। थायराइड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स। थायराइड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट टेकिंग स्ट्रेस। वो लोगों को भी थायराइड होता है। थायराइड हैज बिकम वेरी कॉमन। पहले तो उनको भी थायराइड की जांच ही ना करा, कभी नहीं करा था। अब हर प्रेगनेंसी में पहला जांच होता है थायराइड, बिकॉज थायराइड जैसे ज्यादा होता है फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी के लॉसेस हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस इज मेजरली बिकॉज ऑफ थायराइड। सो टेकिंग अ मेडिसिन इज नॉट रॉन्ग बिकॉज इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट। वो बीमारी नहीं कहलाएगी, वो चीज की कमी है जो हम पूरी कर। उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है पर करना टफ है, और रेगुलरली करना बहुत टफ। उज्जयी प्राणायाम को बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। सब आप लोग रोज सीख रहे हैं, वो एक प्राणायाम है जो बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।